किसान साथियों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। 10 ऐसे तरीके, 10 ऐसे उपाय या फिर महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं जिसके द्वारा धान की फसल में आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। ये 10 में से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि पता तो सभी को होता है लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। तो इसलिए आपको, अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल यानी 2023-24 में आप धान की फसल में बहुत ज़्यादा उत्पादन किसान भाई ले पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जानते हैं वो कौन कौन सी 10 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम धान की फसल में बम्पर पैदावार ले सकें। किसान साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ये भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपने पिछले साल या फिर इससे पहले कौन सी गेहूं या धान की वैरायटी लगाई हुई थी और उसने कितना उत्पादन दिया हुआ था, ताकि आगे हम इसके ऊपर वीडियो बना सकें। अगर आपने अभी हाल के दिनों में कोई गेहूँ की किस्म लगाई हुई थी तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि हाँ, ये गेहूँ हमने लगाया हुआ था, इतना उत्पादन मिला था। कि आपने गेहूँ की कटाई कर ली है, ये भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से मतलब अपनी कीमती राय हमसे साझा करते रहिए, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ, आपने कौन सी गेहूं या फिर पिछले साल धान की वैरायटी लगाई हुई थी या फिर कोई भी फसल लगाई हुई थी, कितना उत्पादन आपके वहाँ पे उस किस्म ने दिया हुआ था। चलिए आज के टॉपिक पे वापस आते हैं, जानते हैं धान की अगर आप खेती करते हैं तो 10 महत्वपूर्ण बातें कौन सी आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों, हमें ध्यान रखना है किसान साथियों किस्म का चयन के ऊपर। किसान साथियों, कोई भी किस्म तभी आपको अच्छा उत्पादन दे पाएगी जब वो अच्छे से पैदावार देने की क्षमता रखती हो। किसान साथियों, जब भी आप किसी किस्म का चुनाव करें तो 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना कि हमेशा नई वैरायटी को आपको वरीयता देनी है, मतलब नई किस्मों को आपको वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी किस्में पुरानी होती चली जाती हैं उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी आ जाती है, उसमें रोग बीमारियाँ ज़्यादा लगने लगती हैं, जिससे हमारे दवाओं के ऊपर खर्चा बढ़ने लगता है। रोग बीमारी ज़्यादा लगने से उत्पादन पर भी फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमेशा नई किस्म के चुनाव के ऊपर फोकस करिए। दूसरा बात आपको ध्यान ये रखना है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आपको किस्म का चयन करना है। अब बहुत सारी किस्में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं लेकिन वही किस्म हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करना है। जो किस्में आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित हैं, केवल उन्हीं किस्मों का चयन अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के लिए आपको करना है। इसके लिए आप चाहें तो अपने अन्य किसान भाई जो आसपास के बड़े किसान साथी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप कृषि वैज्ञानिकों से भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे दुकानदार से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, ये इस क्षेत्र में ये किस्म लगाने योग्य होती है और वहाँ पे ये अच्छा उत्पादन देती है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला तो हमने बताया कि आपको किसान साथियों ध्यान ये रखना है कि वो नई किस्म होनी चाहिए जिसमें रोग बीमारी कम लगेगी। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म का चयन करना है। तीसरा ध्यान ये रखना है किसान साथियों कि उसमें रोग बीमारियाँ भी कम लगे। रोग बीमारियाँ कम लगेगी तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले किस्म का चयन आपने कर लिया, अब आपको चयन करना होता है बीज। किस्म का चयन तो अलग की बात होगी, बीज का चयन अलग बात हो गया। अब बीज का चयन हमने इसलिए रख दिया है इस वीडियो में ताकि बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। सबसे पहले गलती तो ये करते हैं किसान साथियों, जब भी आप मार्केट में बीज खरीदने जाते होंगे तो या फिर कोई नई वैरायटी लेने जाते होंगे, या फिर अगर आपके मन में अभी कुछ विचार ही नहीं कि आप कौन सी किस्म लगाएंगे, तो जब आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि हाँ, ये वाली किस्म अभी नई नई आई है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। भले ही वो किस्म अच्छी ना हो, कोई ऐसे ही फ्रॉड वाली किस्म हो, नकली किस्म हो, नकली बीज हो, तो आपको पकड़ा देगा, बोलेगा अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले से ही आपको मन बना लेना है कि इस साल आपको कौन सी वैरायटी लगानी है, हाइब्रिड धान लगाना है, बासमती लगाना है, कोई भी वैरायटी लगाना है, उसके पहले आपको खोजबीन कर देनी है कि हाँ, ये किस्म कैसी है, आपके इलाके में कैसा उत्पादन मिलेगा। बीज का चयन हमने इसलिए रखा है क्योंकि जब भी आप बीज, मान लीजिए आप इस साल कोई अच्छी किस्म लगाने वाले हैं, जैसे कावेरी का है या फिर पाइनियर का है या फिर कोई भी आप बासमती धान लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे किसान साथियों धोखाधड़ी ज़्यादातर बासमती धान की किस्मों में होता है। वहाँ पे ये होता है कि बोला जाता है कि ये नई किस्म है लेकिन हमें पुरानी किस्म पकड़ा दी जाती है, उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है। या फिर जो हम हाइब्रिड धान की जो किस्में लेने जाते हैं वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमें जो खुले वाले बीज दे दिए जाते हैं, बोला जाता है ये वाली किस्म है। तो कोशिश करें कि आपको हमेशा बंद पैकेट वाले बीज की खरीदारी करनी चाहिए। हमेशा अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा
आपके पास खेत नहीं है, कम इलाके में आप बोना चाहते हैं, तो आप 1-2 किसान साथी को अपने साथ ले जा सकते हैं। उसको भी बोलिए कि हाँ आप ये किस्म लगाइए, अच्छा उत्पादन देती है। तो आप मतलब 2-4 किसान साथी आपस में मिलके एक जितना भी पैकेट आता है 3 किलो का, तो आप मान लीजिए आपको 2 किलो की ही आवश्यकता है, तो 1 किलो आप किसी दूसरे किसान साथी को भी दे सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन हमेशा बंद पैकेट वाले बीज की ही खरीदारी करनी है। खुले वाले बीज में मिलावट की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस बात का किसान साथियों ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों नर्सरी प्रबंधन पे भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करें खुद ही नर्सरी तैयार करें। खुद नर्सरी तैयार करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मान लीजिए आप बाहर से कोई नर्सरी के पौधे लाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है, पता नहीं उस किसान साथी ने कौन सी किस्म लगाई हुई थी, आपको बोल देगा ये है, लेकिन बाद में ये निकलेगा। इसके साथ साथ एक दिक्कत और आती है, कभी कभी किस्मों में मिलावट भी हो जाती है। एक मतलब हम लाते हैं कुछ और, उसमें कुछ और भी मिक्स हो जाता है। कुछ जो धान है हमारा जल्दी पक जाता है, कुछ देर में पकता है, तो वहाँ पे हमारे कटाई में भी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी आती है, पता नहीं उस किसान भाई ने जो आपको नर्सरी दे रहा है, जो नर्सरी के पौधे दे रहा है, उसने बीज को संशोधित किया था या नहीं किया था। किसान भाइयों अगर आप खुद नर्सरी तैयार करेंगे तो वहाँ पे आप खुद अच्छे से उसका संशोधन करेंगे, अच्छे दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ में जब आप नर्सरी को उखाड़ते हैं तब उसके जड़ को भी उपचारित करेंगे, जिससे जो रोग बीमारियों का चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कोशिश करिए कि नर्सरी प्रबंधन आप खुद करिए। इसके साथ साथ किसान साथियों बीज को उपचारित भी आपको अवश्य करना चाहिए। बीज को उपचारित किए बिना आपको आपके धान के बीज की बुआई नहीं करनी है। समय से बुआई करना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे यहाँ पे हमने किसान साथियों रखा है सिंचाई प्रबंधन पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि धान की फसल बिना पानी के अच्छा उत्पादन कभी भी नहीं दे पाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। बरसात हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो आपको सिंचाई तो किसान भाई करनी ही पड़ती है। सिंचाई किसान साथियों नर्सरी जब आप डालते हैं तो नर्सरी डालने समय से ही स्टार्ट हो जाती है, और जब आपके धान के मतलब जब कटाई के लायक होता है उससे पहले तक आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। बीच में बरसात हो जाती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए बरसात ना हुई, अच्छी ना हुई, तो आपको सिंचाई तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंचाई प्रबंधन पे आपको पहले से ही व्यवस्था बना लेनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 5 पे आता है खाद। अब खाद वगैरह भी आपको समय समय पे डालते रहना होता है। खाद के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, तो आज की वीडियो में हम खाद के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से एक नई वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछले साल भी खाद के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि हाइब्रिड धान में रोपाई से कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, देखना चाहते हैं वीडियो, तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने को किसान भाइयों मिल जाएगी कि हाँ धान की फसल में कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 पे किसान साथियों हमने रखा है समय। अब समय इसलिए आवश्यक हो जाता है, समय से ही आपको किस्म का चयन करना है, समय से बीज का चयन करना है, समय से ही आपको नर्सरी डालनी है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 21 से 25 दिन के हो जाते हैं तब आपको रोपाई कर देनी है। समय से खादों का इस्तेमाल करना है, समय से सिंचाई करनी है, समय से सारी चीज़ें करेंगे तभी किसान भाइयों आपको समय से अच्छा उत्पादन मिलेगा। जितना देर में बुआई करेंगे कल्ले उतना कम आते हैं, कल्ले कम आते हैं तो आपका उत्पादन भी कम रह जाता है। समय से बुआई करते हैं तो कल्ले ऑटोमेटिक अच्छे किसान भाई आ जाते हैं। और कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो मैं आगे आने वाले समय में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको समय से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 7 पे हमने रखा है खरपतवार का नियंत्रण। नर्सरी से लेकर आपको रोपाई के बाद तक खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे खरपतवार जो निरोधी दवाएँ आती हैं उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना है तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं कि धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण आपको कैसे करना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पे किसान साथियों हमने रखा है NPK। अब NPK जो यहाँ पे जो घुलनशील उर्वरक आते हैं यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी आवश्यक होता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। किसान साथियों ज़्यादातर हम 2-3 तरह के NPK तो इस्तेमाल ही करते हैं। पहला हम डालते हैं NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20। इसका इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के बाद करना होता है। धान की रोपाई के बाद आपको NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg डालना होता है। लगभग 20-25 दिन पे आपको इसका इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना चाहिए, जिससे आपके पौधे में कल्ले का विकास अच्छा होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 19-19-19% के रेशियो में पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा NPK आपको डालना होता है 052-34। इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करना चाहिए। और तीसरा NPK 0050 या फिर 13045 बालियाँ आने के बाद डाल देना चाहिए। और भी बहुत सारे NPK आते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको धान की फसल में कब कौन सा NPK अपने फसल के हिसाब से डालना चाहिए। नंबर 9 पे हमने रखा है देखभाल।
ये सारी चीज़ें तो अलग की बात है। देखभाल अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अब देखभाल जैसे मान लीजिए आपने नर्सरी डाला, अब आपको खेत में देखने जाना भी पड़ेगा, शाम को चिड़िया वगैरह भी आ जाती है जो आपके जो धान होता है उसको चुग लेती है। तो यहाँ पे इन सब बातों का, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी उत्पादन में कमी रह जाएगी। इसके साथ साथ आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खेत में नमी है या नहीं है, कौन से तत्व की कमी होने लगी है, कि आपके पौधे सूख रहे हैं, कोई रोग कोई बीमारी लगा हुआ है। तो इन सब बातों का पता आपको तभी चलेगा जब आप अपने खेत में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रोज़ जाइए, दूसरे तीसरे दिन या फिर सप्ताह में 1-2 बार तो आपको अवश्य जाना पड़ेगा। तभी आप किसी भी फसल में, तभी आप अच्छे किसान भाई भी कहलाएंगे, तभी आप अच्छा उत्पादन भी अपने धान की फसल में या फिर कोई भी फसल में ले पाएंगे। तो ये देखभाल काफ़ी आवश्यक हो जाता है, तभी आपको अपने खेत के बारे में आप जितना अपनी फसल से जुड़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे आप खेत में जाएंगे तो पता चलेगा कोई रोग कोई बीमारी तो नहीं लगा है। समय से मान लीजिए शुरुआती अवस्था है तो शुरुआती अवस्था में जो आपका लागत है वो भी कम लगेगा और नियंत्रण भी अच्छे से हो जाता है। मान लीजिए पूरे खेत में कोई रोग फैल गया है, तब आप दवा भी डालते हैं लेकिन उतना अच्छे से नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इन सब बातों का पता तभी चलेगा जब आप अपने खेत की निगरानी सही ढंग से करेंगे, अपने खेत में देखभाल करने जाया करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 10 पे हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। बीज उपचार, जिंक हो गया, जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। खासकर धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर आते हैं जिसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सागरिका वगैरह आता है, बायोवीटा आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सागरिका या फिर अन्य ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको कब सागरिका डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके, इसी चैनल पर जाके वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसके साथ साथ हमने सावधानियां भी रखा हुआ है। कुछ सावधानियां आपको धान की फसल में बरतनी होती है। सबसे पहले सावधानी बरतनी होती है नमी की। आपको अपने धान की फसल में कोशिश करना चाहिए कभी भी किसी भी स्टेज में, मतलब चाहे आप नर्सरी डाल रहे हो, नर्सरी डालने के बाद से जब तक आपके दाने एकदम मजबूत नहीं हो जाते हैं, दाने का रंग सुनहरा नहीं होने लगता है, तब तक आपके धान की फसल में नमी की कमी किसान भाइयों नहीं होने देनी है। अगर नमी की कमी किसी भी अवस्था में हो जाएगी तो उस अवस्था में आपको नुकसान पहुँचेगा। खासकर 2-4 ऐसी अवस्थाएं होती है जब सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पहली अवस्था होती है किसान साथियों कल्ले निकलने वाली अवस्था। इस समय नमी की कमी हो जाती है तो कल्ले अच्छे से नहीं आ पाते हैं। दूसरी अवस्था आती है बढ़वार वाली अवस्था। इस समय अगर हो जाता है तो बढ़वाल में दिक्कत आती है, इसके साथ साथ बालियाँ निकलने में भी दिक्कत आती है। मान लीजिए बालियाँ आपके तने के अंदर बन रही है, गबोड़ अवस्था है, उस समय नमी की कमी हो जाएगी तो बालियाँ आपकी छोटी रह जाती है। मान लीजिए बालियाँ निकल रही है, उस समय नमी की कमी हो जाएगी तो आपके दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा। फ्लावरिंग की स्टेज में नमी की कमी हो जाएगी तो भी दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा। इसके साथ साथ ग्रोथ बनते समय, दाना मजबूत होते समय, इन तमाम समय में आपको नमी बना के अपने धान की फसल में रखना पड़ेगा, फिर कोई भी फसल में रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक सावधानी आपको फ्लावरिंग की स्टेज में बरतनी होती है। जब आपके धान की फसल में फूल आ रहे होते हैं उस समय आपको कोई भी चीज़ें स्प्रे यानी छिड़काव के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। अच्छे पॉलिनेशन के लिए आपको धान की फसल में बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप NPK 0:34 गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले डालते हैं तब आपको बोरोन का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा डालने से अच्छा पॉलिनेशन होता है, जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से किसान साथियों हो पाता है। तो अगर आप हमने हमारे द्वारा बताई गई इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, समय से निगरानी करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल, अच्छी किस्म का इस्तेमाल, खरपतवार का नियंत्रण, सिंचाई, खाद, ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो आप भी धान की फसल में अच्छा उत्पादन किसान साथियों ले पाएंगे। सबसे ज़रूरी बात किस्म का चयन अच्छे से करना है, इसके साथ साथ खाद पानी पे विशेष ध्यान रखना है। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल हो, कुछ भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।